ग्रैंड सबेटिया द्वारा फाइनेंशियल फ्रीडम में लेखक हमें कम समय में अधिक पैसा बनाकर फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त करने की 7 स्टेप प्रोसेस के बारे में सिखाते हैं। तो अगर आप कम समय में ज्यादा पैसे कमाने की कला सीखना चाहते हैं तो यह किताब सिर्फ आपके लिए ही बनी है। आज हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल फ्रीडम किताब के बारे में, जिसे ग्रैंड सबेटिया ने लिखा है। इस बुक में ऑथर हमें कम समय में ज्यादा पैसे कमाकर फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के लिए 7 स्टेप्स प्रोसेस के बारे में सिखाते हैं, ताकि आप कम समय में ज्यादा पैसे कमा पाएं। कैसे मैंने 5 साल में $2 से $1 मिलियन कमाए। यहां ऑथर हमें ये दिखाते हैं कि कैसे उन्होंने इन 7 स्टेप्स को फॉलो करके $2 से 5 साल के अंदर $1 मिलियन की नेटवर्थ बनाई। स्टेप 1, आपका नंबर क्या है। आपको फाइनेंशियली फ्री होने के लिए कितने पैसों की जरूरत है, इसका पता करें। स्टेप 2, कैलकुलेट करें कि आप आज कहाँ है। इसकी कैलकुलेशन के लिए आप अपनी नेटवर्थ कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टेप 3, कंसिस्टेंटली मनी के बारे में अपनी थिंकिंग को अपडेट करते रहे। स्टेप्स 4, ज्यादा खर्च करने का बजट बनाने के लिए मैक्सिमम सेविंग और इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग करें। स्टेप 5, 9 से 5 से बाहर निकलने की कोशिश करें और इसकी प्लानिंग करें। स्टेप 6, प्रॉफिटेबल साइड बिजनेस स्टार्ट करें और अपनी इनकम सोर्सेज को डाइवर्सिफाई करें। ज्यादातर लोग ऐसा नहीं करते हैं, बल्कि वो अपने साइड टाइम को किसी और के लिए जॉब करने में लगा देते हैं या बर्बाद कर देते हैं। स्टेप 7, जितना जल्दी हो सके इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें और जितना ज्यादा हो सके उतना करें, क्योंकि जब आप पैसे को इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा ज्यादा पैसा बनाएगा और एक समय पर जॉब पर बिना अपना समय ट्रेड किए आप फ्रीली अपनी इन्वेस्टमेंट के जरिए पैसे कमा सकेंगे। समय पैसों से ज्यादा मूल्यवान है। आपको जल्दी रिटायर होना चाहिए और आप कैसे जल्दी रिटायर हो सकते हैं। इस अध्याय में ऑथर बताते हैं कि पैसा अनलिमिटेड है और समय लिमिटेड है, तो अपना समय बर्बाद न करें। ऑथर बताते हैं कि एक एवरेज पर्सन के पास अपनी अडल्ट लाइफ में सिर्फ 25,000 दिन होते अडल्ट लाइफ जीने के लिए, और यही इस बुक का पर्पस भी है कि हमें ऑथर जल्द से जल्द रिटायर होने में मदद कर सके, ताकि हम अपनी जवानी का मजा ले सके। यहां पर रिटायरमेंट का मतलब यह नहीं है कि आपको कभी काम नहीं करना पड़ेगा, बल्कि यह है कि आपको पैसे के लिए कभी काम नहीं करना पड़ेगा। इसी पर्पस के लिए ऑथर हमें रिटायर होने वाले ट्रेडिशनल तरीकों की बजाय नए इंफॉर्मेशन वर्ल्ड की अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाते हुए जल्दी रिटायरमेंट प्लानिंग करने की सलाह देते हैं। क्योंकि ट्रेडिशनल रिटायरमेंट प्लान में 3 समस्या होती है। सबसे पहली कि यह हर किसी के लिए काम नहीं करता। दूसरी यह कि ट्रेडिशनल रिटायरमेंट प्लानिंग में लगभग पूरी अडल्ट लाइफ बीत जाती है, तब कहीं जाकर आप 60 से 65 की एज में रिटायर होते हैं। तीसरी कि आप इसमें जल्दी से रिटायर और अमीर नहीं बन सकते। तो इसलिए ऑथर हमें इसकी जगह अपडेटेड इंफॉर्मेशन वर्ल्ड में जो तरीके काम करते हैं उन्हें अपनाने की सलाह देते हैं, जिन्हें यूज करके लोग हाई स्कूल में या 20 से 25 साल की एज में फाइनेंशियली फ्री बन रहे हैं। तो वो तरीके कुछ इस तरह है। सबसे पहले जॉब के साथ साथ हमें साइड बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। दूसरा, हमें जितना ज्यादा और जितना जल्दी हो सके इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी चाहिए, चाहे वह रियल एस्टेट में हो, शेयर मार्केट में या कहीं भी। हमें अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी चाहिए। आपका नंबर क्या है, यह शायद उससे कम हो सकता है जो आप सोचते हैं। जब डेस्टिनेशन क्लियर होता है तभी वहां तक पहुंचने का रास्ता पता किया जा सकता है, और यहां पर डेस्टिनेशन का मतलब है आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम है। कई लोग सोचते हैं कि फाइनेंशियली फ्री होने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत है, लेकिन वास्तव में सच्चाई यह है फाइनेंशियली फ्री होने के लिए हमें अपनी सोच से भी कम पैसों की जरूरत है, जिसमें अगर हम कंसिस्टेंटली सही से मेहनत करें तो आसानी से हासिल कर सकते हैं। इस अध्याय में ऑथर हमें ऐसे पैरामीटर सिखाते हैं जिनकी मदद से हम अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए मनी रिक्वायरमेंट प्लानिंग बनाने का समय निकाल सकते हैं। तो इसके लिए पहला पैरामीटर है अपनी लिविंग लाइफ मतलब सर्वाइवल लाइफ के लिए जरूरी मनी डिसाइड करें। दूसरा कि अपनी कंफर्टेबल लाइफस्टाइल जीने के लिए जरूरी मनी प्लानिंग करें। तीसरा यह कि बिना काम करें रिटायरमेंट के समय आप कितने रुपए मंथली कमाना चाहते हैं। आप अभी कहाँ है, अपने फाइनेंस को क्लियर करें, मतलब कि आप मनी के टर्म्स में और फाइनेंशियल हैबिट्स के टर्म्स में फाइनेंशियली किस लेवल पर है ये डिसाइड करें और क्लैरिटी के साथ इसका पता करें। सबसे पहले यह पता करें कि आपकी मंथली एक्टिव और पैसिव इनकम कितनी है। दूसरी
अपनी नेटवर्थ का पता करें। नेटवर्थ का पता करने के लिए आप अपने सभी एसेट्स में से अपनी सभी लायबिलिटीज को माइनस करेंगे तो फाइनल नेटवर्थ कैलकुलेशन पर पहुंच जाएंगे। तीसरा, अपनी फाइनेंशियल हैबिट्स का पता करें। इसमें सबसे पहले आप यह पता करें कि पैसे को लेकर आप क्या महसूस करते हैं। एक बार फाइनेंशियल डिसीजन लेने के बाद आप उसे कितने समय तक पूरा कर लेते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं होता कि फाइनेंशियल डिसीजन लेने के बाद आप उसे पूरा ही नहीं करते। और अर्निंग, सेविंग, मनी मेकिंग, बिजनेस और इन्वेस्टमेंट के बारे में आपका थॉट प्रोसेस क्या है। इन सभी का पता करें और जितना जल्दी और जितनी अच्छी तरह हो सके रिच हैबिट्स को अपने जीवन में अडॉप्ट करने की कोशिश करें। चौथा, अपने प्रोफेशनल स्टेटस का पता करें कि अभी आप कहां पर है, मतलब जॉब कर रहे हैं या स्टार्टअप बिजनेस है या कोई बड़ा बिजनेस है। इसका पता करें और अपने आगे आने वाले 2, 3 या 5 साल में आप प्रोफेशनली किस लेवल पर पहुंचकर लोगों को कैसे फायदा पहुंचाएंगे, अपने बिजनेस को बढ़ाने वाले हैं, इसका पता करें। पांचवा, आप कितनी सेविंग और इन्वेस्टमेंट करते हैं और आपकी डिसाइडेड डेट पर फाइनेंशियली फ्री होने के लिए आपको कितनी सेविंग और इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है, इसका पता करें। छठा, फाइनेंशियल फ्रीडम एडवाइस। इसका पता करें कि अभी आप फाइनेंशियली किनसे सलाह लेते हैं। अपने उन दोस्तों, रिलेटिव्स और फैमिली मेंबर्स से जो खुद फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं या उनसे जो अपने जीवन में फाइनेंशियली स्टेबल है। और ये डिसाइड करें कि आपको फाइनेंशियली फ्री होने के लिए किनसे फाइनेंशियल सलाह लेने की जरूरत है। पैसा अगले स्तर का। वेल्थ को तेजी से कैसे क्रिएट करें। पैसा इन्वेस्ट करने के बहुत तरीके होते हैं, लेकिन सारे 3 प्रिंसिपल्स पर डिपेंड होते हैं। पहला, इनकम, कि आप कितने पैसे कमाते हैं। दूसरा, खर्च, कि इनकम में से कितने खर्च करते हैं। और तीसरा है सेविंग, कि उनमें से आप वेल्थ बनाने के लिए कितनी सेविंग और इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इसलिए वेल्थ क्रिएशन की प्लानिंग करते समय आपको इन तीनों को ध्यान रखना चाहिए और मैक्सिमम सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट पर फोकस करना चाहिए। आइए एक एक करके जल्दी से वेल्थ क्रिएशन के तरीकों को डिस्कस करते हैं। पहला है एंटरप्राइज माइंड डेवलप करें, मतलब अपने हर घंटे और हर मिनट की अर्निंग को कैलकुलेट करें और उसके अकॉर्डिंग प्लान करें कि आप कितने पैसे कमाना चाहते हैं और उसके लिए आपको हर घंटे कितने पैसे कमाने की जरूरत है। दूसरा है अपनी 9 से 5 नौकरी का ऑप्टिमाइज करें। इसका मतलब कि आप अपनी जॉब को देखें, आप कितनी अर्निंग कर रहे हैं और अपना कितना समय दे रहे हैं। हमेशा याद रखें, क्योंकि समय सीमित है, इसलिए जॉब पर आप सीमित पैसे ही कमा सकते हैं और इसलिए अगर आप ज्यादा पैसे कमाना चाहते हैं तो जॉब के साथ साथ एक साइड बिजनेस शुरू करना बहुत जरूरी है। तीसरा, अपना साइड बिजनेस शुरू करें। अपनी इनकम सोर्सेज को डाइवर्सिफाई, यानी अलग अलग जगह से कमाने के लिए जॉब के साथ साथ एक साइड बिजनेस शुरू करें। चौथा, अपने साइड बिजनेस को पैसिव इनकम में बदले। इसके लिए आप साइड बिजनेस को साइड बाय साइड बढ़ाते रहे और अपना बिजनेस करने के लिए लोगों को हायर करें, ताकि इससे उन्हें भी एम्प्लॉयमेंट मिले और आपका बिजनेस आपके बिना चलने से आप जॉब के साथ पैसिव इनकम भी कमाएं। पांचवा तरीका है इन्वेस्टमेंट करें, जितना जल्दी और जितना ज्यादा हो सके। फाइनेंशियल एजुकेशन, इन्वेस्टमेंट एजुकेशन को हासिल करके और शेयर मार्केट, रियल एस्टेट और जितने भी इन्वेस्टमेंट के तरीके आपने सीखे हैं उसमें इन्वेस्ट करें, ताकि अपनी डिसाइडेड डेट से पहले आप उन इन्वेस्ट किए हुए पैसे से पैसिव इनकम कमाते हुए आप फाइनेंशियली फ्री हो सके। क्या यह इसके लायक है? कुछ भी खरीदने से पहले पैसे के बारे में सोचने के 11 तरीके। इस अध्याय का कोट पैसा कमाने के लिए पैसा बचाना है। यहां हम ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जिन्हें कुछ भी खरीदने से पहले आप अपने आप से ये पूछे तो आपको यह डिसाइड करने में मदद करेंगे कि वह चीज खरीदना आपके लिए फायदेमंद है या नहीं। तो इस सीरीज में पहला सवाल यह है कि यह खरीदारी मुझे कितनी खुश करेगी। दूसरा सवाल यह है कि इस चीज को खरीदने के लिए मुझे कितने पैसे खर्च करने होंगे। तीसरा सवाल, ऐसा करने के लिए मैं अपने लाइफ के कितने घंटे ट्रेड करने जा रहा हूं। इसका मतलब है कि इसे अफोर्ड करने के लिए मुझे कितने घंटे काम करने की जरूरत है। चौथा, क्या मैं इसे अफोर्ड कर सकता हूं। पांचवां, इस प्रोडक्ट की कीमत बाकी प्रोडक्ट की कंपैरिजन में कितने % ज्यादा या कम है। छठा, क्या मैं इसे किसी तरह से कम पैसे में खरीद सकता हूं। सातवां, इसके लिए कितनी कन्वीनियंस की जरूरत होगी, मतलब प्रोडक्ट को लाने और ले जाने और बनाए रखने में कितना खर्च आएगा। आठवां क्वेश्चन, मुझे इसके लिए हर साल
कितने रुपए की कॉस्ट लगेगी, या मेरी लाइफ टाइम में हर साल कितने रुपए की कीमत इसे मेंटेन करने में लगेगी। 9वां क्वेश्चन, इस प्रोडक्ट की कीमत कितनी है। 10वां क्वेश्चन, प्रोडक्ट मेरे लिए भविष्य में कितना फायदेमंद होने वाला है। 11वां क्वेश्चन, और यह इस क्वेश्चन लिस्ट में सबसे जरूरी क्वेश्चन है, और वह क्वेश्चन यह है कि भविष्य में यह प्रोडक्ट मुझे कितना समय देगा। इसका मतलब यह है कि यह मेरा कितना समय बचाएगा। तो इस तरह ये क्वेश्चंस आपके लिए सही, फायदेमंद और वर्दी चीज खरीदने में आपकी काफी मदद कर सकते हैं। एक ऐसा बजट जिसकी आपको जरूरत होगी। फ्री रहकर अपने सेविंग रेट को 25% तक कैसे बढ़ाया जाए। यहां हम बजट के बारे में बात नहीं करेंगे। बजट का मतलब है आप अपने छोटे छोटे खर्चों में कटौती करके पैसे बचाने के लिए एक बजट बनाएं। लेकिन इसमें हम बात करेंगे कि आप अपने बड़े खर्चों जैसे घर, ट्रांसपोर्ट के खर्च को कैसे बचा सकते हैं। तो आइए एक एक करके इन पैसे बचाने के आइडियाज पर डिस्कशन करते हैं। घर के खर्चों को बचाने के लिए हो सकता है कि आप फाइनेंशियली फ्री होने से पहले एक छोटे से अपार्टमेंट में रह रहे हों, या किसी साथ पढ़ने वाले या अपने पड़ोसी के साथ अपना रूम शेयर कर रहे हों। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि कोई उनके घर की देखभाल करें और बदले में वो रहने के लिए एक कमरे का यूज करेंगे, इसलिए ऐसा घर पाकर आप वहां फ्री में रह सकते हैं। रहने के खर्च को कम करने के लिए आप एक 2 या 3 बेडरूम का अपार्टमेंट किराए पर ले सकते हैं और उनमें से सिर्फ एक में रह सकते हैं, बाकी 2 आप किसी और को किराए पर दे सकते हैं। आने वाले पैसे से आप उसका किराया देकर एक तरह से फ्री में रह सकते हैं और शायद कुछ ज्यादा भी कमा सकते हैं। इसी की तरह ट्रांसपोर्टेशन बजट के लिए आप जब तक फाइनेंशियली फ्री नहीं होते तब तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट या किसी सस्ते ट्रांसपोर्ट में सफर कर सकते हैं, या अपने किसी दोस्त के साथ अपने ऑफिस और जरूरत की जगह पर आ जा सकते हैं। इसी तरह आप इन टिप्स को यूज करके आप अपने हाउसिंग और ट्रांसपोर्टेशन खर्च को कम करके उन पैसे से ज्यादा सेविंग कर सकते हैं। अपनी 9 से 5 की नौकरी को ऑप्टिमाइज करें। अपनी फुल टाइम जॉब को फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए एक लॉन्चिंग पैड के रूप में बदलें। अगर आप ज्यादा पैसे कमाना चाहते हैं और अपने फाइनेंशियली फ्री नंबर को जल्दी से हिट करना चाहते हैं, तो आपके लिए अपनी जॉब को ऑप्टिमाइज करना बहुत जरूरी है। इसमें आपकी शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी अपनी स्किल सेट को बेहतर करके सैलरी, इंसेंटिव्स और जॉब के फायदों को मैक्सिमाइज करना होना चाहिए। आपकी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी यह होनी चाहिए कि आप अपनी इंफॉर्मेशन स्किल्स में सुधार करें और लोगों के स्किल्स, इंफॉर्मेशन और टैलेंट को एक जगह लाकर अपनी कंपनी को सक्सेसफुल बनाएं। यहाँ कुछ तरीके हैं जिन्हें इस्तेमाल करके आप अपनी सैलरी, इंसेंटिव और नौकरी के बेनिफिट्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। सबसे पहले जॉब के बेनिफिट्स को मैक्सिमाइज करने के बारे में डिस्कस करते हैं। अपनी जॉब बेनिफिट्स को मैक्सिमाइज करने के लिए आप अपनी कंपनी के एचआर से मिलकर उनसे ज्यादा बेनिफिट्स प्रोवाइड कराने के बारे में बात कर सकते हैं। आपको कंपनी से इंश्योरेंस पॉलिसीज मिलनी चाहिए। अगर आप अपनी जॉब के किसी बेनिफिट से दुखी है तो अपने मन चाहे बेनिफिट हासिल करने के लिए नेगोशिएशन करने की कोशिश करें। इन टिप्स को आप अपनी सैलरी ऑप्टिमाइज करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने स्किल को इंप्रूव करके ज्यादा इंसेंटिव्स कमा। कंपनी के साथ सैलरी की जगह परसेंटेज बेस पर काम करके, काम के लिए ज्यादा सैलरी ऑफर करने वाली कंपनी में काम करके। तो इस तरह इन टिप्स को यूज करके आप अपनी जॉब की सैलरी और बेनिफिट्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। और हमेशा याद रखें कि स्किल्स और नेटवर्क आपकी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों सक्सेस में मदद करेंगे। इसलिए सबसे ज्यादा फोकस अपनी स्किल्स और अपने नेटवर्क को इंक्रीज करने पर करें। ज्यादा पैसे कैसे कमाएं? कम समय में एक प्रॉफिटेबल साइड हसल। जैसा कि हम सब जानते हैं कि साइड हसल करने का मतलब होता है अपनी जिंदगी में काम के अलावा बचे बाकी समय में कुछ काम करना। अपनी इनकम को डाइवर्सिफाई करने के लिए, कुछ नया सीखे और ट्राई करने के लिए मिनिमम रिस्क के साथ साइड बिजनेस शुरू करना बहुत फायदेमंद हो सकता है। साइड हसल आप 2 तरीके से कर सकते हैं, किसी और के लिए काम करके या अपने लिए काम करके। अगर आप अपने लिए काम करते हैं तो आप काफी सीखेंगे और आपको काफी खुशी महसूस होगी। लेकिन अगर आप किसी और के लिए काम करेंगे तो सिर्फ आपको पेमेंट मिलेगी जैसे जॉब में मिली है। ऐसे में आगे बिजनेस और इन्वेस्टमेंट के लिए काम करने के लिए समय न मिल पाने की वजह से शायद फाइनेंशियली फ्री होने के रास्ते आपके लिए मुश्किल हो जाएंगे। इसलिए साइड हसल में आपको सबसे पहले बिजनेस करने को प्रायोरिटी देनी चाहिए। साइड बिजनेस या साइड वर्क करने के लिए
आप इन स्टेप्स को अपनाकर काफी आसानी से अच्छा फैसला ले सकते हैं। सबसे पहले अपने पैशन को ढूंढें और उसके लिए लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए अपना स्किल्स डेवलप करने के लिए साथ साथ कोई काम शुरू करें। दूसरा, काम शुरू करने के बाद उसको एक मनी अर्निंग प्लेटफॉर्म में कन्वर्ट करें, और इसके लिए आप इन टिप्स की मदद ले सकते हैं ताकि आप अच्छी पेमेंट मार्केट से डिमांड कर सके। सबसे पहले अपने कस्टमर्स को कॉम्पिटिटर्स से अच्छी सर्विस और बेनिफिट्स देने के लिए अपनी स्किल्स को बेहतर बनाएं। फिर उतना ही थोड़ा कम चार्ज करें जितना कॉम्पिटिटर्स चार्ज कर रहे हैं। क्वालिटी वर्क के जरिए मार्केट में अपनी एक वैल्यू और रेप्यूटेशन बनाएं। बिजनेस बिल्डिंग के बारे में सीखकर अपने बिजनेस को स्टेप बाय स्टेप स्केल अप करते चले जाएं। 7 कदम तेजी से निवेश इन्वेस्ट करने के लिए अपने पैसे कमाने में तेजी लाएं। ये 7 स्ट्रैटेजीज इन 5 कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड हैं जो आपको सीधे अफेक्ट कर सकती हैं, इसलिए इन्हें जरूरत के अकॉर्डिंग पढ़ा और यूज किया जाना चाहिए। पहला कॉन्सेप्ट है अपने रिस्क को मिनिमाइज करें। दूसरा है फीस को मिनिमाइज करें। तीसरा, अपने कंट्रीब्यूशन में टैक्स को कम से कम करें। चौथा है अपने रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करें। पांचवा है अपने विड्रॉल टैक्सेस को कम करें। और हमेशा से मन में रखना कि जिसकी आपको समझ न हो वहां इन्वेस्ट न करें। आइए एक एक करके 7 स्ट्रैटेजीज पर डिस्कस करते हैं। पहला स्टेप है अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को अलग अलग करें। मतलब जितने आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से पैसा कमाना चाहते हैं उन्हें अलग रखें, और लॉन्ग टर्म में जिन इन्वेस्टमेंट से कमाना चाहते हैं उन्हें अलग तरीके से प्लान करें। पता करें कि आपको कितना इन्वेस्ट करना ही करना है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जितनी ज्यादा हम सेविंग्स करेंगे उतना ही ज्यादा हम इन्वेस्ट करेंगे, और जितना हम इन्वेस्ट करेंगे उतना ज्यादा हम अपने फाइनेंशियल फ्रीडम के गोल को हासिल कर सकते हैं। इसलिए इसका एक प्लान बनाएं कि कितना पैसा लगातार आप सेव और इन्वेस्ट करने वाले हैं। टारगेट एसेट एलोकेशन को डिसाइड करें। मतलब आप अपनी इन्वेस्टमेंट इनकम में से कितने % इनकम को किस जगह, मतलब स्टॉक, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट, बिजनेस आदि में इन्वेस्ट करने वाले हैं, इसकी प्लानिंग करें। अपना इन्वेस्टमेंट इवैल्यूएट करें। मतलब डिफरेंट सेक्टर्स में इन्वेस्ट करने के लिए लगने वाली फीस को सही से इवैल्यूएट करने की कोशिश करें ताकि मिनिमम फीस को भरना पड़े। सही इन्वेस्टमेंट को चुनें। इन्वेस्टमेंट करते समय 2 बातों का ध्यान रखें। सबसे पहले आपकी मनी सिक्योर रहे, और दूसरा आपके टारगेट डेट तक इतने पैसे बढ़ाने की संभावना ज्यादा हो जितने आप चाहते हैं। अपने टैक्स एडवांटेज अकाउंट को मैक्सिमाइज करें। टैक्सेस आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट अर्निंग का बहुत बड़ा हिस्सा ले सकता है, इसलिए जरूरत है कि टैक्स को शुरू से ही मिनिमाइज करने की प्लानिंग की जाए। इसके लिए आप टैक्स फ्री कंट्रीब्यूशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट खुलवा कर ऐसा कर सकते हैं जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट के समय टैक्स नहीं देना होता। टैक्सेबल अकाउंट से इन्वेस्ट करें। टैक्स एडवांटेज अकाउंट सेटलमेंट के बाद अपने टैक्स को मिनिमाइज करने की कोशिश करें, और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अपने टैक्स एडवांटेज अकाउंट से ही करें। रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग में $10,000 को लाखों में कैसे बदलें। रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग आपकी अर्निंग पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफाई लाने का एक बहुत अच्छा जरिया है, और रियल एस्टेट बाकी सेविंग जैसे स्टॉक, शेयर मार्केट या बॉन्ड, इन सब की तुलना में काफी सेफ और प्रॉफिटेबल है। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के 3 तरीके होते हैं। आप प्रॉपर्टी को खरीद और बेचकर पैसे कमा सकते हैं। कम कीमत में प्रॉपर्टी खरीदकर उस प्रॉपर्टी को एक बेहतर घर में बदल के उसे ज्यादा पैसों में बेचकर पैसे कमा सकते हैं। आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं और इसे लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं, और बाद में कीमत बढ़ने पर आप इसे बेचकर पैसे कमा सकते हैं। यह 9 टिप्स आपको एक प्रॉफिटेबल प्रॉपर्टी पता करने में मददगार रहेंगे। एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया को डेवलप करके उसका पालन करें। 2 एक बजट सेट करें और प्री अप्रूव्ड होम लोन ले लें। 3 ज्यादा से किराया और पॉजिटिव कैश फ्लो देने वाली प्रॉपर्टीज का पता करें। 4 रियल्टर या प्रॉपर्टी एजेंट्स को ढूंढें जो आपकी प्रॉपर्टी को मेंटेन करने में काफी मेहनत करे। 5 जैसे ही प्रॉफिटेबल प्रॉपर्टी देखें तुरंत जल्दी से जल्दी मौका मिलते ही उसे खरीद ले। 6 कम कीमत में बिकने वाली प्रॉपर्टीज को ढूंढते रहे। 7 अपने आसपास के प्रॉपर्टीज को देखते रहे। 8 एक्सपीरियंस प्रॉपर्टी होम मैनेजर का पता लगाए। 9 जब जरूरत हो तो प्रॉपर्टी सेल्स के लिए तैयार रहें। अपनी बाकी की जिंदगी के लिए निवेश इन्वेस्टमेंट करने से कैसे दूर रहें। अगर आप जल्दी रिटायर होना चाहते हैं तो आपको सही इन्वेस्टमेंट विड्रॉल स्ट्रैटेजी डेवलप करनी चाहिए।
जिसमें आपके बिना काम किए भी आपका पैसा तेजी से बढ़ता रहा। अपनी रिटायरमेंट के बाद टैक्स को बचाते हुए लगातार कमाई करने के लिए इन टिप्स को फॉलो करें। जितना ज्यादा हो सकता है अपनी इन्वेस्टमेंट से दूर रहे और हमेशा इसे पैसिवली बिल्ड करते रहे। टैक्स सेविंग्स के लिए मैक्सिमम कोशिश करें। मैक्सिमम टैक्स एडवांटेज अकाउंट से मनी विथड्रॉ करें। आप एडवांटेज विड्रॉ स्ट्रैटेजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और फाइनली, अगर आप जल्दी रिटायर होने का प्लान बना रहे हैं तो रिटायर होने के बाद अपना एक क्लियर फोकस सेट करें। रिटायरमेंट के बाद जाने की आप क्या करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, आप किसी स्पेसिफिक पैशनेट प्रोजेक्ट पर काम करना चाहते हैं, जैसे दुनिया घूमना चाहते हैं या इसी तरह कुछ और रिटायरमेंट के बाद सबसे पहले अपना पैशनेट काम कुछ महीने या साल के लिए करें, ताकि आप जल्दी रिटायरमेंट को महसूस कर सकते जो दुनिया के कुछ % लोगों को ही मिलती है। क्योंकि फ्रीडम अनलिमिटेड है और जब आप इसे खेलते हैं तो आप भी असीम बनने लगते हैं। चलिए इसको खत्म करने से पहले हम सभी चैप्टर्स की शॉर्ट लर्निंग के बारे में पॉइंट टू पॉइंट रिव्यू कर लेते हैं, ताकि उन्हें याद रखने और इम्प्लीमेंटेशन करने में आसानी हो। पहले अध्याय में हमने फाइनेंशियल टारगेट सेटिंग के बारे में सीखा। 2 अध्याय के हिसाब से आपको जल्दी से जल्दी अपना अर्ली रिटायरमेंट प्लान बनाना चाहिए। तीसरे अध्याय के हिसाब से आपको एक्यूरेट मनी नंबर लिखना चाहिए कि फाइनेंशियली फ्री होने के लिए आपको कितना पैसा चाहिए। 4th अध्याय के हिसाब से आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटस की क्लियरली नॉलेज होनी चाहिए कि अभी आपकी कितनी इनकम है, कितनी सेविंग है, कितना इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं और कितना खर्च। अध्याय 5 में ऑथर बताते हैं कि हमें जॉब के साथ साथ एक साइड हसल शुरू करना चाहिए। अध्याय 6 के हिसाब से हमें कुछ भी खरीदने से पहले अपने आप से 11 फाइनेंशियल सवाल पूछने चाहिए। अध्याय 7 के हिसाब से आपको अपने बड़े खर्चे को कम करना चाहिए। अध्याय 8 के हिसाब से अपने करंट जॉब की सैलरी और बेनिफिट्स को मैक्सिमाइज करना चाहिए। 9वां अध्याय के हिसाब से अपना साइड बिजनेस शुरू करना चाहिए। अध्याय 10 के हिसाब से हमें फास्ट फाइनेंशियल ट्रैक पर चलना चाहिए। 11वां अध्याय में हमने सीखा कि हमें रियल एस्टेट में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अध्याय 12 के हिसाब से हमें जल्दी रिटायरमेंट से बाहर निकलने प्लानिंग करनी चाहिए। दोस्तों, आपको ये बुक कैसी लगी और आप कौन सी बुक सुनना चाहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।